जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था, अपनी जो हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री चल रही है NCERT, तो हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से कंपनी के लोग थे जो यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे और किस तरह से उन्होंने सत्ता को हड़प लिया और किस तरह से फिर उन्होंने भारत पर अपना सत्ता कायम करने के बाद अपना राज चलाना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण मतलब गांव का जो क्षेत्र होता है उस पर शासन किस तरह से चलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये 1756 में रॉबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, यानी कि अब यहाँ पर मुग़ल बादशाह से क्या लिया जा रहा है, तो इनसे लिया जा रहा है मुग़ल बादशाह से बिहार की और उड़ीसा की दीवानी। किसके हाथ में आ गई? रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो दीवान बन गई। कंपनी क्या बन गई? दीवान। तो आइए जानते हैं कि कंपनी दीवान कैसे बनी। तो ये बात है 12 अगस्त 1765 की। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर लोगों और जो हिंदुस्तानी थे, तो मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है और यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक उसने तंबू में दिया होगा, लेकिन इन्होंने इसका दिखाया कि कितनी शान शौकत के साथ इनको ये सब दिया जा रहा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। यानी कि कंपनी जो अपने जितना भी इसके क्षेत्र इसके नियंत्रण में आता था, उसके जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे, जितने भी आर्थिक इसके मामले होते थे, उनकी मुख्य शासक जो थी यहाँ पर वो कंपनी ही थी। और अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। बस इसके लिए उसने एक रास्ता ढूंढना था जिससे कि कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके और व्यापारिक कंपनी के नाते उसको ये भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं उनको खरीदती बेचती भी रहे। तो ये भी इनको ध्यान रखना था, क्योंकि ये कंपनी थी व्यापारिक, तो इसको अपनी चीज़ें खरीदती बेचती रहे, इसका भी ध्यान रखना था साथ के साथ ही। तो समय के साथ साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकतों की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से ही शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। मतलब उनको नियंत्रित कंट्रोल तो कर सकते थे, बट उनको पूरी तरह से ख़त्म करना वो इम्पॉसिबल था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश किस प्रकार से बनाया और आय के संसाधन उन्होंने कैसे जुटाए और लोगों के अधिकार को किस तरह तय किया और जो यहाँ पर मनमाफिक इनकी जो फसलों की खेती इनसे कराई, यानी कि जैसा उनके मन में आता था उस तरह की खेती उनसे कैसे कराई अपने मनमाफिक। तो अब हम यही इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर कंपनी की आमदनी की। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगान मिले, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में जो वो हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इस कारण से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। यानी कि इसकी जो भी चीज़ें खरीदती थी उसका जो प्राइस था वो कितना हो चुका था? 2 गुना। 1765 में पहले जो कंपनी थी इसने ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। 1765 से पहले कंपनी क्या करती थी? ब्रिटेन से ही सोना और चांदी को इंपोर्ट किया जाता था और इन चीज़ों के बदले में ये सामान खरीदती थी भारत से। पर जब अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही ये क्या करने लगे? निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। यानी कि बंगाल से ही इतना रिवेन्यू जनरेट कर रहे थे
कि ये अपने लिए यहीं से ही सारे अपने इन्हीं पैसों से क्या कर सकते थे, एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें ये यहाँ से ख़रीद सकते थे। फिर जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान जो है वो नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती जो है वो चौपट होने की कगार पर आ गई थी, होने की दिशा में बढ़ रही थी। और 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत को 1 करोड़ लोग, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इनको क्या कर दिया, मौत की नींद सुला दिया था। और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी लगभग बंगाल की जो है वो समाप्त हो गई। तो लगभग बंगाल की 1/3 आबादी जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, और 1 करोड़ लोग जो है यहाँ पर मारे गए इस अकाल में। तो यहाँ पर जो ये चित्र आपको दिखाया गया है, देखिए जो चित्र दिखाया गया है, ये बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट लगा हुआ है। हाट तो आपने सुने होंगे ना। तो हाट क्या होता था, ये होता था ग्रामीण इलाके के जो किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। और आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ता था। तो यहाँ पर ये हाट लगा हुआ है। ये सप्ताह में, जैसे आप भी देखते हो सप्ताह में जो बाज़ार लगते हैं, जिसको पैट के नाम से भी हम जानते हैं, तो यहाँ पर जो ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है हाट की व्यवस्था भी थी। अब देखते हैं यहाँ पर खेती में सुधार की ज़रूरत क्या थी। तो इससे पहले यहाँ पर देखिए जो आपको दिखाया गया है चित्र, ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, कॉर्नवालिस था। तो कॉर्नवालिस के समय में ही स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ये आपको बात याद रखनी है, स्थायी बंदोबस्त किसके टाइम में किया गया था, कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं खेती में सुधार की ज़रूरत क्या थी। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था संकट में थी, तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना क्या है, यहाँ पर ज़रूरी हो गया है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली और आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब स्थायी बंदोबस्त क्या है ये समझते हैं। तो इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को ज़मीन के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि जो राजा थे और तालुकदार थे उनको ज़मींदारों के रूप में क्या कर दी गई, मान्यता दे दी गई कि अब वो क्या जाने जाएंगे, ज़मींदारों के रूप में जाने जाएंगे। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। यानी जो राजा थे और तालुकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया, ज़मींदार के रूप में मान्यता दी गई कि इनको ज़मींदार माना जाएगा। और ज़मींदार, इनका काम ये था कि ये किसानों से लगान वसूलना और उसको वसूल कर कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मा इनको सौंपा गया। तो इसके बाद और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि है वो स्थायी रूप से तय कर दी गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि भविष्य में भी कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। यानी जो उन्होंने तय कर दिया फिक्स कि अगर 3 रुपये है तो 3 ही रुपये देने पड़ेंगे अगर फ्यूचर में भी, ठीक है। तो ये तो 3 रुपये मैंने बहुत कम बताया है, ये उसके हिसाब से होगी जो भी ये लेते होंगे। बस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये फिक्स था, जितना भी इन्होंने फिक्स कर दिया, बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये इसमें कभी भी इस राशि में इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को ये लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए जो खर्च करने का जो प्रोत्साहन है वो भी उन्हें मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, यानी कि जो राज्य की ओर से राजस्व की मांग है वो बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे, ऐसा ये लोग सोचते थे। अब देखते हैं समस्या क्या थी। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जो है वो ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा हुआ करता था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था तो उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। और बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी थी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। यानी कि वो राजस्व की जो दर फिक्स की गई थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो चुकाई ही नहीं जा सकती थी। और जो ये ऐसा नहीं कर पाते थे, ज़मींदार जो इनको चुका नहीं पाते थे, इनसे राजस्व जितना भी इकट्ठा होता था वो और
चुकाने में वो विफल हो जाता था तो उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। और इसी तरह से बहुत सारी ज़मींदारियाँ जो है कंपनी ने बाकायदा इनको नीलाम कर दिया। तो कंपनी ने इनको नीलाम कर दिया। फिर 19वीं सदी के पहले दशक तक जो है वो हालात बदल चुके थे, बाज़ारों में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व अपने तय कर चुकी थी और अब वह इस राजस्व में कोई भी वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे तो उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। यानी कि इनका ये था कि जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे अगर वो लगान को वसूल सकते हैं तो उन्हें लगा कि अब ज़मीन में तब तक उन्हें सुधार की कोई परवाह ही नहीं रही। तो दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ गाँव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी थी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और अगर वो लगान अगर वो नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। इससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर ये और देख लेते हैं कि बंगाल के रेयतों पर कोलब्रुक का कथन क्या है। जो बंगाल के रेयत थे उन पर कोलब्रुक का कथन। तो बंगाल के बहुत सारे गांवों में ताकतवर रेयत खुद खेती नहीं करते थे। बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पर जो रेयत थे वो खुद खेती नहीं, रेयत मतलब होता है किसान। तो जो किसान थे, ताकतवर किसान, वे खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 ईस्वी में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थितियों को इन शब्दों में बयान किया है। अब देखते हैं कौन से शब्दों में। तो इन्होंने बताया है यहाँ पर कि बटाई की भारी शर्तें और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब उन्हें जीने को भी पूरी नहीं मिलता, यानी कि जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे चला कर सकते हैं। न ही उन्हें कोई अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। इस तरह से इन चीज़ों पर। और देखिए महाल क्या है ये। तो महाल जो होता था ये ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। तो ये एक राजस्व की इकाई है महाल। यह एक गांव या गांवों का समूह होता था। तो महाल क्या है, ये राजस्व की इकाई है जो कि गांव या गांवों का समूह होता था। तो ये स्थायी बंदोबस्त तो लोगों को पसंद नहीं आया। इसकी जगह एक नई व्यवस्था आती है। आप देखते हैं इसके बारे में, ये नई व्यवस्था क्या है। इससे पहले यहाँ पर ये मद्रास का गवर्नर दिखाया गया है, टॉमस मुनरो। तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है और जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम चला सकती है। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो कंपनी में बहुत सारे अधिकारी हैं वो ये समझ चुके थे कि जो राजस्व बंदोबस्त है इसमें बदलाव लाना तो ज़रूरी है, क्योंकि जो उन्होंने फिक्स कर दिया था वो उनको अब लग रहा था कि वो हमने ठीक नहीं किया। तो कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की जो ज़रूरत है तो वो अब स्थायी जो बंदोबस्त उन्होंने व्यवस्था शुरू करी थी अब वह उससे राजस्व से तय करके कैसे काम चला सकती है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस इलाके का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अब यूपी के अंदर आता है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए यहाँ पर जो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था? 1822 में। मैकेंजी को ये विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। तो यहाँ पर क्या किया गया, मैकेंजी ने एक व्यवस्था बताई सामाजिक। तो इन्होंने कहा
इनका ये विश्वास था कि भारतीय समाज में जो गांव है वो क्योंकि पहले से ही महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई आ रही है, तो इनको बचाना ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने क्या किया, कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच कराई, खेतों को मापा और उनके जो भी विभिन्न समूह थे इनके रीति रिवाजों को दर्ज किया गया। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, ग्राम समूह जिसको महाल कहते हैं, इनसे वसूल होने वाले राजस्व का भी इस सब में हिसाब लगाया। अब इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, तो इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई और राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो इन्होंने अब क्या काम किया, अब जमींदारों की बजाय गांव का जो मुखिया है उसको ये काम सौंप दिया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो महाल मतलब गाँव और गाँव का समूह, तो गांव के समूह का कौन होता है, प्रधान, वो होता है मुखिया। तो अब ये मुखिया को काम सौंप दिया गया जमींदारों की बजाय। तो यही व्यवस्था जानी जाती है महालवारी बंदोबस्त के नाम से, जिसमें यहाँ पर इन्होंने फिक्स नहीं किया बल्कि इन्होंने समय समय पर उसमें संशोधन करने की गुंजाइश रखी ताकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर क्या कर पाए, संशोधन कर पाए। अब देखिए जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है ये है टॉमस मुनरो, ठीक है। अब देखते हैं मुनरो व्यवस्था। तो महालवारी व्यवस्था आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं मुनरो व्यवस्था ये क्या थी। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा और वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे कहा गया रैयतवार या रैयतवारी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी के द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाके में इस व्यवस्था को भी आजमा कर देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू की गई। तो ये कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवारी या रैयतवार, ये थी दक्षिण भारत में। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, यानी कि इनको ऐसा लगता था कि दक्षिण में जो है वो जो परंपरागत जो जमींदार होते हैं वो नहीं थे। इसलिए उनका ये तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त कराना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन की खेती करते, उस ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया कि अब ज़मींदार वगैरह जो है इनको हटाओ बीच से, अब सीधे जो किसान इन पर खेती करते हैं, जो इन पर काम करते आ रहे हैं, सीधा उनसे ही यहाँ पर बात की जाए राजस्व के लिए। तो राजस्व आकलन से से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन मुनरो का मानना ये था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो मुनरो ने ये भी कहा कि अंग्रेज़ों को क्या करना चाहिए, किसानों की रक्षा करनी चाहिए एक फादर की तरह। अब देखते हैं सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। ज़मीन से होने वाली जो आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व इन्होंने तय कर दिया और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव जो है वो वीरान हो गए। तो जैसे जैसे किसान अपने गांव छोड़ के गए तो उससे क्या होने लगा, गांव जो है वो वीरान हो गए। और आशावादी अफसरों को ये उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो रैयत यानी कि किसान थे वो अपना गांव छोड़कर वहाँ से भागने लग गए। अब देखते हैं यूरोप के लिए फसलें। तो यूरोप के लिए कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। तो अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया, यानी कि 18वीं सदी के आखिर में कंपनी आ गई अब अपनी कि वो अब क्या करेगी, ऐसी फसलें पैदा करवाएगी जो यूरोप की ज़रूरतों को पूरा कर सके, जिसमें नील की और अफीम की खेती पर पूरा जोर लगा दिया इन्होंने। और इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में जैसे कि उन्होंने मजबूर किया कि पटसन की खेती की जाए, असम में चाय की खेती के लिए, संयुक्त प्रांत यानी कि इसको हम अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसको गन्ने के लिए, और पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास के लिए और चावल में मद्रास के लिए। तो इन सारी खेती के लिए क्या करते रहे, यहाँ पर इनको मजबूर करते रहे किसानों को। यह कैसे किया गया, और अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह से समझते हैं।
अब देखते हैं यहाँ पर यह है, क्या रंग का भी कोई इतिहास है, यानी कि जो रंग आजकल हम देखते हैं क्या उनका भी कोई इतिहास है। तो आइए इसके बारे में ये हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको ये इधर डिज़ाइनर दिखाई दे रही हैं, तो ये जो फर्स्ट डिज़ाइन है ये एक कलमकारी छापा है जो कि 20वीं सदी में भारत में डेवलप हुआ। और ये मॉरिस कॉटन छापा, ये 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड का छापा है। तो ये जो चित्र 5 और 6 में दिखाए गए ये सूती कपड़ों के छापे की 2 तस्वीरें हैं। लेफ़्ट साइड तो हमने देख ली है, जो तस्वीरें भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों के द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे की दिखाई दे रही है, जो आंध्र प्रदेश के जो बुनकर थे उनके द्वारा। और दूसरी तरफ ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे विलियम मॉरिस, इनके द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात जो है वो समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है और इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग जो है वो किस तरह से पैदा किया जाता है? तो ये जो नील है इसकी खेती कराई जाती है, तो किस तरह से पैदा किया जाता था? तो इन छापों में जो आपको ये नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। और इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नील, ये नीला रंग जो है वो भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। और उस समय भारत है वो दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा नील जो था उस टाइम भारत में ही मिलता था। अब बात करते हैं भारतीय नील की मांग क्यों, आखिर भारतीय नील की इतनी मांग थी क्यों, इसके बारे में जानते हैं। तो नील का जो पौधा है वो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली और फ्रांस ब्रिटेन के कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी 13वीं सदी तक क्या हुआ था, जो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक थे वो लोग कपड़े की रंगाई के लिए भारत के नील का यूज़ कर रहे थे। और उस समय भारतीय नील बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचती थी, उसकी कीमत बहुत ऊँची रहती थी। इसलिए यूरोपीय जो कपड़ा है वो उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाया करता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। यानी कि ये वोड नामक पौधे से जो ये व्यापार करते थे, वो जो पौधा नीला रंग देता था उनका, तो वो भारतीय नील के मुकाबले में कुछ खास नहीं था, इसलिए वो उनकी प्रतिस्पर्धा में भी नहीं टिक पा रहा था। इसलिए जो वोड उत्पादक थे उन्होंने कहा अपनी सरकार से कि जो नील आता है भारत से उस पर क्या कर दे, वो पाबंदी लगा दे। तो मगर जो कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला जो रंग है वो बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान फिर उसके बाद सामने आए। लेकिन 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हुआ। तो जिस तरह से 18वीं शताब्दी में लास्ट में देखा गया कि फाइनली क्या हुआ, तो आखिर तक क्या हुआ, 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई और उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का जो युग है वो शुरू हो चुका था। उसके पास कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ और अब कपड़ों की जो रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। तो जब कपास उत्पादन में भारी इजाफा होने लगा तो कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी और जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। तो 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। यानी कि इस इतने टाइम पीरियड में लगभग 6 साल के अंतराल में ही क्या हुआ, दुनिया में जितना भी नील जो बिकता था, जितना भी इसका उत्पादन होता था, तो उसका उत्पादन टोटल का आधा रह गया था। और ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था, तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा यहाँ पर।
इससे पहले हम जानते हैं बागान क्या था। तो एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से ज़बरन काम करवाता था, यानी कि जहाँ पर ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था लोगों से, एक बड़ा खेत जिसको बागान कहते थे, जहाँ पर कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषयों में बागानों का जिक्र किया जाता है। अब देखते हैं ब्रिटेन में भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, मतलब भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी जो है वो किस तरह से बढ़ती है। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लग गई। तो अब कंपनी को लगा कि अब नील की मांग तो बहुत बढ़ रही है, इसकी डिमांड, तो अब यहाँ पर ये भी क्या करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के वो भी रास्ते ढूंढना उन्होंने इख्तियार कर दिया। और इसी के साथ यहाँ पर देखें तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों तक इन्होंने क्या काम किया, 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से और फैलने लगी। तो तेज़ी से फैलने लगी थी और बंगाल में पैदा होने वाला जो नील है वो दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। जो बंगाल में नील पैदा किया जाता था वो दुनिया में छा गया था। और 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। तो जो ब्रिटेन तो 1788 में जो ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील था उस नील में भारतीय नील का जो हिस्सा था वो 30% था। और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% तक हो चुका था। तो अब आप देख सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड के दौरान लगभग मान लो मोटा मोटा 28 से 30 साल के बीच में यहाँ पर ये 30 से बढ़कर यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, 95% हम नील जो है वो एक्सपोर्ट करने लग गए, कहाँ, ब्रिटेन में। तो अब जैसे जैसे नील का व्यापार जो है ये फैला तो कंपनी के अफसर और व्यवसायी एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। और समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि नील से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ कर नील की खेती में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे, यानी कि उनको भी पता था कि इससे फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो भी क्या रहते थे, यहाँ पर उनको कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे, कंपनी भी और बैंक भी। देखिए ये जो चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये सेंट डोमिंग्यू में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 का चित्र है। और यहाँ पर जनवरी स्कूहदोलस्की का चित्र है ये। इसके बारे में अगर जाने तो 18वीं सदी में क्या हुआ था, फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। और इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए और उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को भी मार डाला। फिर 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी और इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई जो द्वीपों में नील की खेती क्या हो गई थी, ठप हो गई। अब देखते हैं नील की खेती कैसे होती थी, ये जानना बहुत ही यहाँ पर दिलचस्प रहेगा। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, पहला निज, दूसरा रेयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। तो निज मतलब अपना खुद का प्राइवेट, यानी कि अगर कोई नील जो मालिक है बागान मालिक वो खुद नील उगा रहा है तो उसका उत्पादन कर रहा है तो वो क्या कहलाता था, निज। तो ये नील उत्पादन करते थे या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब देखते हैं निज खेती की क्या समस्याएं थी, निज खेती में क्या समस्याएं आती थी। तो जो ये निज खेती की समस्याएं हैं इसमें जो बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी और ऐसी ज़मीनों पर पहले ही आबादी जो थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो चूँकि यहाँ पर अगर आप जानेंगे कि जब ये खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी तो ऐसे में तो वहाँ पर पहले से बहुत आबादी रहती थी जहाँ पर ये उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी और इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा
हो जाता था, सॉरी। तो इससे क्या होता था, किसानों को जब वहाँ से हटवा दिया जाता था तो इनके बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी और मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। धन ये धान हो गया यहाँ पर। तो किसान क्या करते थे उस टाइम पर, धान की खेती में बिजी रहते थे। गुलाम क्या होता है, तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है और गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है, जो भी वो कहता है उसको वही करना होता है, वो गुलाम होता था। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती करने के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती है और हलों को ख़रीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे, यानी कि उस समय उनकी धान की खेती में वो बिजी रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक जो बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी, यानी कि 25% से भी कम ज़मीन थी जहाँ पर नील की खेती होती थी। बाकी ज़मीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत चलती थी या आती थी। अच्छा, बीघा क्या होता है, तो बीघा जो है ये ज़मीन की एक माप है। ब्रिटिश सरकार से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था और बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था बंगाल के अंदर। अब बात करेंगे रेत की ज़मीन पर नील की खेती। तो रेत की ज़मीन पर नील की खेती, रेत मतलब किसान की ज़मीन पर। तो रेयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, यानी कि गांव के जो मुखिया थे उनको भी किसानों की तरफ से समझौता करने के लिए वो बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर यानी कि जो सट्टे पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी और बागान मालिक जो है वो बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जो जिम्मा था वो रहता था काश्तकारों के ऊपर। ये जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये 19वीं सदी की शुरुआत का एक चित्र है। ये बंगाल के मजदूर हैं जो कि नील की खेती करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। भारत में नील के पौधे की जो कटाई है वो अधिकांशतः पुरुष ही किया करते थे, इसलिए यहाँ पर पुरुष आपको इस चित्र में दिख रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये चित्र तो ये दिखाया गया है खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधों के गट्ठर हैं जो कि खेतों से लेकर आए जा रहे हैं। तो काश्तकार क्या करते थे, उनका जिम्मा उनके ऊपर रहता था उनकी देखभाल करने का। तो जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाता था। अब देखते हैं नील का उत्पादन कैसे होता था। तो देखिए यहाँ पर नील का उत्पादन किस तरह से किया जाता था। यहाँ पर तो नील के खेत के पास स्थित एक कारखाना है, विलियम सिम्पसन का ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होद बनाई गई हैं अलग अलग, और इन होदों में अलग अलग तरीके से अलग अलग काम होता था जिससे नील बनाई जाती थी, मतलब उसको किस तरह से तैयार किया जाता था। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बीटर वोट है, यहाँ पर ये इसको लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया हम देखते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर बनती थी। तो अगर आप देखेंगे तो जो नील थी ये आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री दिखाई गई है आपको। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर एक फैक्ट्री भी दिखाई गई है ये और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर एक फैक्ट्री दिखाई गई है। तो ये इसके आसपास ही, ये देखिए पास में ये पूरी यहाँ प्रक्रिया चलेगी, यहीं इनकी फैक्ट्री है। तो ये पास ही होते थे। तो फैक्ट्रियों के तो नील जो है वो नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित जो वैट्स कह दो या फिर होद में पहुंचा दिया जाता था। तो ये होद है यहाँ पर जो आपको दिखाई गई है, इन होद में पहुंचा दिया जाता था और रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी और प्रत्येक होद का एक अलग अलग काम था। तो ये यहाँ पर ये जो अलग अलग होद है इन सबका एक अलग अलग काम होता था। अब इनका क्या क्या काम होता था तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता था,
नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले उन्हें एक कुंड में गर्म किया जाता था, फिर कई घंटों तक उनको डुबोया जाता था और इस होंद को किण्वन या फिर स्टीपर कुंड कहा जाता था। और जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य के बुलबुले उठने लगते थे और अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक होद में छान लिया जाता था, दूसरी होद में उसको छान दिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था ताकि उसमें वो छानकर उसमें भेजा जा सके। फिर दूसरे होद बीटर वॉट में, दूसरा होद जो है वहाँ पर बीटर वॉट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था, तो यहाँ पर और पैडलों से इसको खंगाला जाता था। तो ये यहाँ पर क्या किया जाएगा, बीटर वॉट से यहाँ पर, तो जैसे यहाँ से नील से फिर ये नीचे छन के यहाँ जाएगा, ये बीटर वॉट हुआ, तो यहाँ से इसको क्या किया जाएगा, फिर इसकी यहाँ पर इसमें इसको छाना, दूसरे होद में भेजा, फिर इसके साथ इसको लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। और जब द्रव्य हरा और फिर उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी जो नील की गाद है वो नील की लुगदी को दूसरे कुंड में, निथारण कुंड में डाल दिया जाता था और फिर उसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए यहाँ पर सुखा दिया जाता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो चित्र दिखाया गया है, ये नील के पौधे को होद तक औरतें जो है ये ढोकर लाती थी। इसके बाद यहाँ पर जो चित्र 12 में दिखाया गया है, ये होद में घोल हिलाने वाला दिखाया गया है। ये इससे क्या करता था, होद में इसको हिलाता रहता था। यहाँ खड़ा नील मजदूर होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है और इन मज़दूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा तक क्या करना पड़ता था, 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था, यानी कि इनकी कमर तक नील भरा होता था, यहाँ तक इनको खड़े रहना पड़ता था। वोट क्या है, तो एक किण्वन अथवा एक संग्रहण पात्र है जिसको यहाँ पर वोट कहा गया है। और यहाँ पर जो चित्र नंबर 13 दिखाया गया है आपको ये वाला, तो यहाँ ये जो बिक्री के लिए बिल्कुल तैयार नील यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचे, देखिए यहाँ पर सांचे में इसको दबाया जा रहा है, तो दबाकर सांचे में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए लेकर यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर ये मोहर लगाई जा रही है। तो जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, अब उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला वो तो कभी ख़त्म होता ही नहीं था। तो समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस वजह से इसको और ज़्यादा इसकी खेती करने में जो किसान थे वो हिचकिचा रहे थे। अब देखते हैं नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ। तो बात है ये मार्च 1859 की, यानी कि 1859 में बंगाल के हजारों रेयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूल करने के लिए आने वाले गुमाश्ता, यानी कि जो एजेंट थे, उनकी पिटाई की गई और रेयतों ने कसम खा ली कि वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों, यानी कि डंडा, जो लाठीधारी उनके जो गुंडे थे, उनसे डरेंगे। यानी कि ना तो अब वो उनसे कोई कर्जा लेने वाले हैं और बाकी जो उनके लोग आते हैं लाठी ले लेकर मारने के लिए, लाठीदार उनके जो गुंडे आते हैं, ना ही अब वो उनसे डरेंगे। तो नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत आखिर कहाँ से मिली? तो इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती एक अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है कि जो दबे लोग होते हैं वो बगावत कर दे। फिर 1859 में नील रेयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। तो बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत करा लिए गए थे,
उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे और जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत जो थी वो बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लिया करते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी और जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इस नोटिस के आधार पर लोगों में एक खबर फैल गई कि जो रानी विक्टोरिया हैं उन्होंने नील की खेती को न करने का हुक्म दिया है और ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा, यानी कि किस तरह से यहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती ये खेती कराई जाती थी नील की और उनकी क्या हालत हो गई थी इस खेती को कर करके और उनके खेतों की, इसके बारे में उन्होंने लिखा पढ़े लिखे लोगों ने। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए एक सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नील आयोग भी बनाया दिया गया और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। जोर जबरदस्ती के लिए आलोचना की गई उनकी और आयोग ने यह कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है और आयोग ने रैयतों से ये कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं, ऐसा इस नील आयोग ने कहा। लेकिन इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा और इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसानों ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह नील दौरा बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है, भीख मांग लूँगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। तो चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्य से बात की और हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो इस तरह से दिए। तो WS सीटन कार ये नील आयोग के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने क्या कहा कि क्या तुम अब नील की खेती करने के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तें रखना चाहोगे। तो हाजी मुल्ला ने कहा कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले यहाँ पर क्या कहते हैं, श्री साले कि क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते। तो हाजी मुल्ला कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। तो इस तरह की आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसी इनकी दुर्दशा हुई होगी जिसकी वजह से ये भीख मांगने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर वो तैयार नहीं है नील की खेती करने के लिए। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम चलिए मैचिंग तो कर ही लेते हैं। रैयत, तो रैयत मैंने आपको बताया रैयत किसको कहते हैं, किसानों को रैयत कहा गया। महाल क्या है, तो ये ग्राम समूह को महाल कहा गया। निज क्या है, निज है ये बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती निज कहलाती थी और रैयती ये रैयतों की ज़मीन पर खेती करना ये रैयती कहलाती थी। तो रैयतों की ज़मीन पर खेती करना। तो ये चैप्टर नहीं फिनिश होता है, फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।